नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर देवराज गुलेरिया, दिव्यांशी और सरजी ये तीनों ही यहाँ पर आकाश, आलिशा और अनिका को अपने पास बुलाने के लिए यहाँ पर अपना एक प्लान बनाते हैं, जिसमें आलिशा के लिए वो यहाँ पर बड़ी रानी को अपना किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। तो आकाश को अपने पास बुलाने के लिए यहाँ पर श्रेया का यूज़ करने वाले थे, तो अनिका के लिए वो रोहित का यूज़ करने वाले थे। लेकिन रोहित को किडनैप करना इतना आसान नहीं था, इसलिए रोहित के लिए वो सबसे पहले आयशा मारवा तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो आप अभी ने यहाँ पर अपने कब्जे में ले सकें। ये तीनों यहाँ पर अपना प्लान बना ही रहे थे, तभी उन तीनों के ही कानों में एक AI वॉइस जनरेट होते एक आवाज आती है। अगर रोहित मारवा को अपने जाल में फंसाना है तो पहले उसकी माँ आयशा को फंसाना होगा। अपनी माँ को बचाने के लिए वो बेटा दौड़ा दौड़ा बिना हमारी किसी भी मेहनत के ही यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए अब ज्यादा कुछ सोचो मत। प्लान बहुत ही अच्छा है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाओ। अभी ये वॉइस सुनते ही अब सर जी कहते हैं इस बार नहीं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। एक प्लान को अच्छी तरह से चेक किया जाएगा और उसके बाद ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। कहीं पर कोई भी लूप होल तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें प्लान को चेक करना होगा। और हाँ, अपने लोगों को तैयार करो। और क्या किसी को नेत्रा के बारे में अभी तक कुछ भी पता चला है या फिर नहीं? अरे नेत्रा कहाँ है? कितना समय हो गया है, हम अब तक उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? सर जी की इस बात को सुनकर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? जब हम उन तीनों को किडनैप करेंगे ना, तो हम नेत्रा की भी डिमांड उन तीनों के ही सामने रखेंगे। अब बस हमें उन तीनों को किडनैप करना है और बस फिर क्या, उस ब्लैक कैट का जवाब तो हमारी नेत्रा ही दे देगी। माना वो ब्लैक कैट थोड़ी सी ताकतवर है, लेकिन हमारी नेत्रा के आगे वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगी। बस एक बार हमारी इस टीम में नेत्रा आ जाए, इस बात पर अब यहाँ पर सर जी कहते हैं अब बस कुछ ही पल का इंतजार है। इधर डायमंड ड्रग के पूरा होने में भी बस एक बार मेरा ये ड्रग पूरा हो जाए। जहाँ एक तरफ दुश्मन अपने नए प्लान को बनाने में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में धनंजय पीरामल अब एक रूम की विंडो के पास खड़े होकर अपनी ही सोच में थे कि तभी उन्हें महेंद्र पीरामल कहते हैं भाई आप किस गहरी सोच में हैं? आप अब क्या सोच रहे हैं, क्या मुझे बताएंगे? महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय कहते हैं राजमहल का फाउंडेशन डे है महेंद्र, और अब हमें राजमहल के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि फाउंडेशन डे पर हमारा वहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। अरे कितनी सारी तैयारियां जो करनी है। और हाँ भाई, वो भी तो शायद आएगी ना। इधर जैसे ही महेंद्र ने ये कहा, ये सुनते ही अब धनंजय पीछे मुड़कर अब अपने भाई को देखकर कहते हैं क्या वो अभी तक जिंदा हैं? पीरामल रियासत की नींव जिनके आशीर्वाद से रखी गई थी। इस बात पर अब महेंद्र कहता है वैसे तो उन्होंने अब तक मरने के बाद 3 बार जन्म ले लेना चाहिए। मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो अभी तक जिंदा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं महेंद्र, पहले के लोगों की लाइफ कुछ ज्यादा ही होती थी, हमारी आधुनिक लाइफ से ज्यादा। ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है ज्यादा? अरे भाई, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? अरे उनकी एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा है कि एक्सपेक्टेंसी को भी अब शर्म आ जाएगी, और फिर वो उसे अंग्रेज को ढूंढेंगी कि अबे कौन है वो जिसने मुझे ये वर्ड दिया। इस बात पर अब धनंजय उन्हें गुस्से से देखते हुए ही कहते हैं अगर देख महेंद्र तेरा हो गया हो तो अब हम मारवा हाउस चलें, और वैसे भी वहाँ से हमें पारासर हाउस भी तो जाना है। वो क्या है ना कि हमें मुक्ता से मिलना है, क्योंकि ये शादी कैसे कैंसिल हो गई, इसके बारे में हमें मुक्ता से भी बात करनी है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं लेकिन भाई मारवा हाउस? अरे नहीं, मैं अब यहाँ से निकलूंगा तो फिर मैं मारवा हाउस में जाकर
जाकर फंस जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपके वो पिताश्री वो धर्म राजमारवा भी तो वहीं पर ही होंगे ना। अब यहाँ पर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, देख देख ठीक है महेंद्र, अगर तुझे नहीं जाना तो तू मत जा, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। और ये कहते हुए ही धनंजय वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं अब महेंद्र अब उन्हें रोकते रोकते कहते हैं, अरे अरे भैया रुक तो जाओ, भला कोई भी भाई अपने छोटे भाई को ऐसे मौत के मुंह में छोड़ कर जाता है क्या? क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में देवराज गुलेरिया से डरे हुए थे। वो बस किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहते थे। हालांकि उन्हें पता था कि मारवा हाउस में भी धर्मराज मारवा हैं, लेकिन अभी अभी के लिए उनका यहाँ से निकलना जरूरी था। और अब वो कहते हैं, वैसे भैया मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं नहीं, कुछ पूछना है। महेंद्र को इस तरह से अपने पीछे आता हुआ देखकर और उसकी ये बात सुनकर अब धनंजय के कदम अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं कि अब महेंद्र उससे क्या पूछना चाहता है। और अब वो कहते हैं, हाँ हाँ बोलो। धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, पहले आप दरवाजा तो बंद कीजिए भाई, कहीं कहीं कोई हमारी बातों को ना सुन ले। महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय दरवाजे को बंद कर देते हैं। और अब वो पीछे मुड़कर सिर्फ अपने भाई महेंद्र को ही देख रहे थे कि आखिर अब वो बोलना कब शुरू करेगा। और साथ ही वो अब उन्हें अपनी बात को पूरा करने के लिए भी कहते हैं। इधर दरवाजा बंद होने के बाद अब महेंद्र कहता है, भैया क्या रेवती दीदी बड़ी रानी माँ की बेटी नहीं है? इधर महेंद्र ने जो सवाल किया था उसके इस सवाल ने तो धनंजय को एक जोर का शौक दे दिया था कि आखिर ये बात महेंद्र को कैसे पता चली। इवन महेंद्र के दिमाग में ये बात आई कहाँ से? इसलिए अब वो यहाँ पर महेंद्र से कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम महेंद्र? हाँ, और एक बात, ये बकवास तुमसे किसने की? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कहाँ से? ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है, माँ ने। और हाँ, मुझे तो ये भी पता चला है भाई कि बड़ी रानी माँ के वफादारों को इसलिए उन लोगों ने किडनैप करके जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें बड़ी रानी माँ के चेहरे के बारे में बता सकें। मुझे ये भी उन्हीं से ही पता चला है और वो लोग उनकी ब्लड लाइन तक पहुँच सके। और कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि बड़ी रानी माँ के जितने भी वफादार थे उन सबको बस उसकी ब्लड लाइन तक पहुँचने के लिए ही अब तक जिंदा करके कैद रखा गया है। ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं, आर यू श्योर महेंद्र? छोटी माँ ने तुमसे यही सब कहा था? धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र हाँ में अपने सिर को हिला देता है। तो वहीं अब धनंजय कहते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें कोई गलतफहमी हुई है महेंद्र। देखो तुम इन सभी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, जो बात तुमने मुझसे कही ये किसी और को मत कहना, क्योंकि धनंजय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यह बात किसी के भी कान भी पता चले। ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है, भाई आप सच कह रहे हो ना? हाँ, रेवती दीदी बड़ी रानी माँ की ही बेटी है। इस बात पर अब धनंजय यहाँ पर हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं, क्योंकि वो महेंद्र को अभी सच नहीं बता सकते थे। और अब वो कहते हैं, चलो। और अब वो यहाँ पर दरवाजे को खोलकर सामने की तरफ जाने लगते हैं। तो वही महेंद्र पीरामल भी अब धनंजय के पीछे पीछे ही जाने लगता है। इधर वो दोनों एलिवेटर से जैसे ही हॉल में आते हैं तो इधर महेंद्र अब अपने मन में सोचते हैं, आखिर कौन हो सकती है हमारी बहन? काश मुझे पता चल जाए, क्योंकि अगर छोटी माँ ने ये सब कहा है तो वो तो सच ही होगा। अगर रेवती हमारी बहन नहीं है तो मेरी बहन कौन है? हे भगवान, मुझे बस आप थोड़ी सी बस हिंट दे दो कि आखिर बड़ी रानी माँ की बेटी और हम दोनों भाइयों की बहन कौन हो सकती है? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। यह महेंद्र इधर अपनी ही सोच में थे। हालांकि धनंजय के कहने के बाद भी उन्हें अभी भी धनंजय की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब जब वो यहाँ पर अपनी सोच में थे तभी सामने से आ रही स्वाति से अब अचानक से वो टकरा जाते हैं और वो बिना देखे ही अब उन्हें सॉरी बोलकर अब आगे निकल जाते हैं। तो वही महेंद्र को इस तरह से निकलता हुआ देखकर स्वाति अब अपने मन में कहती है, अब इसे क्या हो गया है? ये कौन सी नई दुनिया में चला गया? हाँ, इसने एक बार देखा भी नहीं। महेंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। यही सब सोचकर स्वाति अब अपने लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद स्वाति मल्होत्रा अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। इधर स्वाति को ऐसे काम करता हुआ देखकर अब वहाँ पर शारदा कहती है, मैडम आप क्या कर रही हैं? अगर आपको कॉफी चाहिए थी तो आप मुझे कह देती, मैं आपके लिए कॉफी बना देती। भला आपको क्या जरूरत है यहाँ किचन में आकर काम करने की?
इधर शारदा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, शारदा आप अपना काम कीजिए, वो क्या है ना, मैं अपना काम कर लूंगी। और ये कहते हुए ही फिर से स्वाति अब अपने काम में लग जाती है। तो वहीं इधर अपने रूम में करण गुलेरिया अपनी ही सोच में थे। करण अभी यही सोच रहे थे कि आखिर वो ओमकार को कैसे समझाए और प्रीति से क्या और कैसे बात करें। हालांकि करण जानते थे कि ये ओमकार और प्रीति के बीच की बात है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर उनकी ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों की शादी ही टूट गई, इसलिए अब करण को एज अ सीनियर उनके बीच में आकर अब उन दोनों की सुलह करानी थी। इसलिए वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर प्रीति से वो ये सारी बातें कैसे कर पाएंगे। और ये स्वाति कहीं इसके परिंदों ने हम सभी की पोल तो नहीं खोल दी, क्योंकि करण ये जानते थे कि स्वाति पंछियों से बात कर सकती थी, कहीं किसी पंछी ने ये सब देख तो नहीं लिया। और वो तो भला हो उस ब्लैक कैट का जो अपनी टीम के साथ आकर हमें उसने वहां पर बचा लिया। लेकिन अभी मैं स्वाति से खुद को कैसे बचाऊं, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। अरे मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी से अब मैं इस टेंशन को कैसे बाहर निकालूं। यहाँ करण इधर अपनी ही सोच में थे के तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में अब तक यहाँ पर राजलक्ष्मी भी मल्होत्रा हाउस में पहुंच चुकी थी नानी माँ का चेकअप करने के लिए। राजलक्ष्मी यहाँ पर अपनी गाड़ी को वहाँ मल्होत्रा हाउस के पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद अब वो मल्होत्रा हाउस के तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर यहाँ पर गार्डन में खड़ी हुई एक औरत पर जाती है। जैसे ही राजलक्ष्मी की नजर उस औरत पर गई जिसका चेहरा दूसरी तरफ था, उसे देखकर राजलक्ष्मी के मुंह से अब अचानक से ही निकल जाता है माँ, क्योंकि राजलक्ष्मी को ये औरत पीछे से बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आई। इधर ये कहते हुए ही अब वो जल्दी से दौड़कर अब उस गार्डन में चली जाती है और उस औरत को पीछे से अवाक करते हुए ही कहती है, माँ कहाँ थी आप? अरे मैंने आपको बहुत ही मिस किया। क्या आपको मेरी याद नहीं आई थी माँ? इधर क्योंकि राजलक्ष्मी इस औरत को अपनी माँ समझ रही थी। इधर ये सुनते ही क्योंकि भाग्यश्री ने राजलक्ष्मी की आवाज को पहचान लिया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा बनकर रह रही थी। इधर भाग्यश्री की आंखों से में अब आंसू थे। उनका मन भी कर रहा था कि वो एक बार अपनी बेटी को गले से लगा ले। वो भी खुद उन्हें गले से लगाना चाहती थी। वो राजलक्ष्मी के सारे गिले शिकवों को दूर करना चाहती थी। वो राजलक्ष्मी की हर शिकायतों को सुनना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी वक्त सही नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही अब अपने आंसुओं को पूछकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने आप को नॉर्मल करने के बाद अब वो यहाँ पर पीछे मुड़कर कहती है, राजलक्ष्मी बेटा आप यहाँ पर कुछ काम था क्या? इधर जैसे ही यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर भाग्यश्री पीछे मुड़ी तो यहाँ पर जो चेहरा अभी राजलक्ष्मी ने देखा उसे देखकर तो राजलक्ष्मी अब अपने कदमों को एकदम से ही पीछे कर लेती और पीछे करते हुए ही कहती है, आई एम सॉरी आंटी, वो मुझे लगा कि यहाँ मेरी माँ है। वो मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था ना, पता नहीं क्यों पीछे से देखने पर मुझे आपसे मेरी माँ जैसी फीलिंग आ रही थी। सॉरी आंटी, मैं मिसेज पार्वती मल्होत्रा को एग्जामिन करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं बस उन्हें एग्जामिन करके आती हूँ। इधर ये कहते हुए ही अब यहाँ पर राजलक्ष्मी मल्होत्रा हाउस के घर के अंदर की तरफ जाने लगती है, तो वहीं भाग्यश्री भी बस राजलक्ष्मी के पीछे पीछे ही जाने लगती है। इधर राजलक्ष्मी जैसे ही यहाँ पर हॉल में आती है तो सोफे पर बैठकर अब वो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहे किशन मल्होत्रा से कहती है, हेलो अंकल, नानी माँ कहाँ पर हैं? वो क्या है ना कि हॉस्पिटल में फोन गया था, तो बस मैं उनके चेकअप के लिए ही आई हूँ। इधर राजलक्ष्मी की इस आवाज को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, हेलो राजलक्ष्मी, वो माँ अपने रूम में है। और ये कहते हुए ही किशन मामा फिर से अब यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए ही अब उसे साइड टेबल पर रख देते हैं और फिर वो अब अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इधर किशन की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी भी अब हाँ में अपने सिर को हिला देती है और अब वो कहती है, चलिए। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी भी अब किशन मामा के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगती है।
राजलक्ष्मी जैसे ही नानी माँ के रूम में पहुँचती है तो वह जाने के बाद अब वो कहती है, देखिए अंकल, मैं पहले इनका बीपी चेक कर लेती हूँ। वैसे इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता कर ली हो। राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, वैसे तो इन्हें कोई खास ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है बेटा, लेकिन हाँ एक बात है, बीती रात वो काफी देर से सोई थी तो शायद उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया होगा और इसी वजह से इन्होंने अपनी मॉर्निंग की मेडिसिन भी नहीं ली है। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन इनका बीपी थोड़ा सा लो हो गया है, इसी वजह से इनका ये हाल है। वो क्या है ना कि एज ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसी एज में ये होना थोड़ा सा नॉर्मल है। वैसे मैंने इन्हें एक इंजेक्शन दे दिया है, अभी तो ये गहरी नींद में सो जाएगी और जैसे ही इनकी नींद पूरी होगी ये पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो जाएगी। डोंट वरी अंकल। इधर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, वैसे अब कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, अरे बिल्कुल भी नहीं, सी इज ऑल राइट। और ये कहते हुए ही वो अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसे वहां दरवाजे पर खड़ी अंजलि मामी फिर से दिखाई देती है। अब अंजलि मामी को वहां दरवाजे पर खड़ा देखकर अब राजलक्ष्मी अपने मन में कहती है, इतने वक्त से तो मैं अंजलि आंटी से मिल रही हूँ, ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो न जाने मैंने कितने बार ही इन्हें देखा है, लेकिन आज जो मैं फील कर रही हूँ वो आज से पहले मैंने कभी भी फील नहीं किया जब मैं इनसे मिल रही थी। तो आज मेरा मन इन्हें गले लगाने का क्यों कर रहा है? इनकी आंखों में मुझे अपने लिए वही प्यार महसूस हो रहा है जो मुझे अपनी माँ की आंखों को देखकर होता था। क्यों आज मुझे इनमें अपनी माँ की परछाई नजर आती है। इधर राजलक्ष्मी ये सब सोचकर यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही अब वो यहाँ पर किशन मामा से कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा काम हो गया है। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से जाने लगती है और तो वो भी यहाँ पर अंजलि मामी की नज़रों को देखे बिना ही अब वो उन्हें इग्नोर करते हुए ही वहाँ से जाने लगती है। क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी उन्हें इग्नोर इसलिए करती है क्योंकि वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो एक बार और उनकी तरफ देखे और अपनी माँ को याद करके वो इमोशनल हो जाए। जब राजलक्ष्मी उन्हें इग्नोर करते हुए गई तभी अब अंजलि मामी उन्हें कहती है, रुकोगी नहीं, मैंने आज उत्पम बनाया है और वो भी टमाटर की चटनी के साथ, तुम्हें पसंद है ना राजलक्ष्मी? इधर ये सुनते ही यहाँ पर राजलक्ष्मी वहीं पर ही एकदम से ही रुक जाती है, लेकिन अब वो रुक कर पीछे मुड़कर कहती है, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ आंटी, मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, एक बार माहिरा को अच्छी तरह से चेक कर लेना। इधर ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी उन्हें बस हैरानी से ही देखते हुए ही कहती है, मैं आपकी बात नहीं समझी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, वो क्या है ना कि अभी वेदर चेंज हुआ है ना, तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, एक बार उसे चेक कर लेना। इधर ये सुनते ही राजलक्ष्मी भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो उसकी बेटी के बारे में ये सब क्यों कह रही थी। और वो वहाँ से जाने लगती है तो वहीं अंजलि मामी भी अब किशन मामा से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो माँ को लेकर। वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है किशन, मुझे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है अंजलि, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, इसलिए तुम परेशान मत हो। देखो अभी राजलक्ष्मी चेक करके गई है ना, तो अब मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ, अब सब ठीक है। अब माँ जैसे ही माँ की नींद पूरी होगी तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, अब तो आप लंच करेंगे ना, या भी नहीं, क्योंकि अब तो आपके दिल को तसल्ली हो गई। ये सुनते ही अब किशन मामा हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं तो वहीं अब अंजलि मामी भी किचन में चली जाती है।
तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस के यहाँ पर गुलेरिया हाउस के आउट हाउस में अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितने लंबे वक्त के बाद इतने सुकून के साथ दोनों सो रहे हैं। इधर रोहित की जब आंखें खुली तो अपनी बाहों में यहाँ पर चैन से सो रही अनिका को देखकर रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपने हल्के हाथों से अनिका के बालों को सहला रहा था। इधर रोहित अनिका को देखने में इतना खो गया था कि उसे वक्त का भी अंदाजा भी नहीं हुआ। इधर अनिका की जब रोहित की बाहों में आंखें खुलती है तो वो रोहित को देखकर कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अनिका। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा टेल मी विच आई डोंट नो, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं आपने ये कहते हुए ही मेरे कानों को पका दिया है। ये कहते हुए ही अनिका अब यहाँ पर रोहित के फेस के ऊपर अब अपने फेस को लेकर आती हो और अब अपनी नाक से रोहित की नाक को टकराते हुए ही कहती है, आई नो माई हस्बैंड वेरी वेल। ये सुनते ही अब रोहित अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और वो अब अनिका से कहता है, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिता सकता हूँ अनिका। ये सुनते ही अब अनिका भी रोहित की बाहों से खुद को आजाद करवाते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा अब छोड़िए मुझे, और वैसे भी मुझे आपकी वजह से लेट हो गया है। अनिका की इस बात पर अब रोहित अब अपनी एक एल्बो को ऊपर करते हुए ही कहता है, अच्छा अनिका मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ है? हाँ वैसे अनिका नॉट गुड फॉर ब्लेमिंग मी इन एवरी टाइम। ये सुनते ही अब अनिका रोहित की बाहों से अब आजाद होकर अब बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो इधर अपनी ही गहरी सोच में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में यहाँ पर रानी अवंतिका टेरेस पर अपनी ही सोच में थी कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद अब अवंतिका अब अपने रूम में आकर यहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उनके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। दरवाजे के नॉक की आवाज़ को सुनकर वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर सामने शिवराम खड़ा था। शिवराम को देखकर अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रानी अवंतिका की इस बात पर अब शिवराम कहते हैं, मैडम वो आपको बड़ी मालकिन बुला रही हैं, मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था। ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, अभी वो कहाँ पर है? मेरा मतलब है क्या तुम्हें पता है? अब अवंतिका की इस बात पर शिवराम कहता है, हाँ वो अभी अपने कमरे में है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको बुला लाऊं। इस बात पर रानी अवंतिका कहती है, ठीक है वैसे अच्छा ही किया जो आपने मुझे बता दिया। इधर ये सुनते ही शिवराम भी अब उन्हें ग्रीट करते हुए ही वो वहां से जाने लगता है। तो वहीं अवंतिका अब अपने मन में सोचती है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है सुहासिनी को जो वो मुझे आज अब अपने पास बुला रही हैं। यही सोचकर रानी अवंतिका अभी दादी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अब तक धनंजय की गाड़ी भी यहाँ पर मारवा हाउस में पहुँच जाती है और वो जैसे ही अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो महेंद्र से कहते हैं, महेंद्र जरा आलिशा को फोन तो लगाओ। धनंजय की ये बात सुनते ही महेंद्र अब अपने फोन से आलिशा के नंबर को डायल कर देता है। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है, हाँ मामा जी कहिए। तो इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, रानी साहिबा आप मेन मारवा हाउस में अनिका के रूम में हैं, आप और अनिका एक दूसरे के साथ ही है ना? इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, मामा जी आप कहाँ पर हैं और आप हमसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ? वैसे आप हमें बताइए ना कि आप कहाँ पर हैं, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये सुनते ही अब महेंद्र कहते हैं, हम भी बस मारवा हाउस के पार्किंग एरिया में ही हैं और हाँ धनंजय भाई भी मेरे साथ ही हैं। इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, मामा जी आप दोनों यहाँ पर रोहित मारवा के विला में आ जाइए, हम आप दोनों का यहीं पर ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मारवा हाउस में नहीं हैं बल्कि हम रोहित मारवा के प्राइवेट विला में हैं। ये सुनते ही महेंद्र कहते हैं, लेकिन आप रोहित के विला में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, हाँ मामा जी यहाँ पर सब ठीक है, बस एक बार आप यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये सुनते ही महेंद्र पीरामल अब हैरानी में ही अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
जैसे ही महेंद्र ने यहाँ पर फोन को डिस्कनेक्ट किया तो इधर धनंजय पीरामल महेंद्र से कहते हैं, क्या क्या बात हुई महेंद्र, कहाँ है आलिशा? आलिशा ठीक तो है ना? क्योंकि धनंजय को अभी भी आलिशा की ही चिंता हो रही थी। धनंजय की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ हाँ भाई, कह तो वो यही रही थी कि वो ठीक है। तो भी यहाँ पर वो कहते हैं, तो कहाँ पर है वो? तो अब महेंद्र कहते हैं, वो रोहित के विला में है और उन्होंने हमें वहीं पर ही बुलाया है। ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं, वो सभी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो होगा ना वहाँ पर? इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, वो तो पता नहीं, वो तो भैया हमें वहाँ पर जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। महेंद्र की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब जल्दी से ही अपनी गाड़ी को वहां से यू टर्न लेते हुए ही अब रोहित के विला की तरफ ही जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ रोहित के विला में हॉल में यहाँ पर बैठी हुई भूमिका बार बार अब अपने फोन से निखिल को ही कॉल कर रही थी। उसे इधर ऐसा करते हुए देखकर अब राहुल कहता है, भूमिका तू ठीक तो है ना? वैसे कहीं तेरा ब्रेकअप तो नहीं हो गया है? अब देखो ना, तू काफी वक्त से अपने निखिल को फोन ट्राई कर रही है और एक वो निखिल है जो कि तेरा फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे वो तेरा फोन उठाना तो दूर की बात है, वो तो तुम्हारे फोन पर कॉल बैक भी नहीं कर रहा है, इवन कोई मैसेज भी नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। वैसे भूमिका कोई और तो नहीं मिल गया है ना उसे? राहुल की भी ये बात सुनते ही अब भूमिका अब यहाँ पर राहुल को घूर कर देखती है और अब वो राहुल के पास जाकर अब उसके बालों को पकड़कर खींचने लगती है। तो वहीं राहुल भी अब भूमिका के हाथों से अपने बालों को खींचते हुए ही कहता है, तू सुधरेगी नहीं ना भूमिका? अरे आज भी बंदरों जैसे ही हरकतें हैं तेरी। इन दोनों को इधर ऐसे लड़ता हुआ देखकर अब आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी आलिशा की नजर अब सामने से आ रहे उसके दोनों मामाओं के ऊपर जाती है, क्योंकि अब तक धनंजय पीरामल और महेंद्र पीरामल ये दोनों भी अभी वहां पर पहुंच चुके थे। इधर अपने दोनों मामाओं को देखकर भूमिका इधर अब यहाँ पर आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो वहीं भूमिका और राहुल को भी यहाँ पर वार्न करती है और कहती है, प्लीज गाइज स्टॉप इट, यू बोथ ऑफ यू। देखो यहाँ पर मामा जी आ रहे हैं। ये सुनते ही अब राहुल कहता है, तुम्हें भूमिका की हरकतें दिखाई नहीं देती है नारायणी साहिबा? यहाँ पर ये दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वहां पर तब तक धनंजय और महेंद्र दोनों ही अब उनके पास आ जाते हैं और इधर राहुल और भूमिका को इस तरह से ऐसे लड़ता हुआ देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जब उन्हें ऐसे देखकर अब महेंद्र पीरामल अब जोर से ठहाके लगा कर हंसने लगते हैं। तो वहीं इधर उनकी हंसी को देखकर तो अब आलिशा की भी हंसी छूट जाती है, क्योंकि जिस तरह से भूमिका और राहुल दोनों लड़ रहे थे उसे देखकर आलिशा की तो हंसी पहले भी छूट रही थी, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वहीं धनंजय भी अब अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए ही वो भी यहाँ पर तेज और एक रोबीली आवाज में उन्हें रोकते हुए ही कहते हैं, भूमिका ये सब क्या हो रहा है? इधर अपने ताऊ जी की आवाज सुनते ही राहुल और भूमिका दोनों ही अभी एक दूसरे को छोड़ देते हैं और वो दोनों अब बच्चों की तरह धनंजय के आगे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अपने ताऊ जी के आगे दोनों की ही नजरें अब नीचे झुकी हुई थी। इधर भूमिका अब धीरे से कहती है, ताऊ जी इसमें राहुल की गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये मुझे निखिल के खिलाफ भड़का रहा था। यहाँ भूमिका ने भी ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में महेंद्र की जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। ये उन दोनों के लिए ही बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि वो दोनों लड़ रहे थे और यहाँ पर ये लोग इनके ऊपर हंस रहे थे। इधर अब धनंजय दोनों को ही डांटते हुए कहते हैं, हद है तुम दोनों के झगड़ने की। अरे क्या आज भी बच्चे हो क्या तुम दोनों? हाँ, हद करते हो। अब बैठो सोफे पर। इधर ये सुनते ही भूमिका और राहुल दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं। तो वहीं धनंजय अब दरवाजे को बंद करने के बाद वो पीरामल को देखकर कहते हैं, अब तुम्हें क्या मुझे स्पेशली इनविटेशन देना होगा बैठने के लिए? और सबसे पहले तुम अपना मुंह बंद करो। क्या तब से हंसे जा रहे हो? अब उसकी इस बात को सुनकर महेंद्र कहता है, अरे भैया, इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर सच कहूँ ना, मुझे मेरा बचपन याद आ गया था। आपको याद है भाई, इन दोनों की ही तरह मैं और रेवती भी ऐसे ही लड़ते रहते थे और आपने ही हम दोनों के झगड़े को सुलझवाया था। इस बात पर अब आलिशा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी?
क्या क्या आप भी रानी माँ के साथ ऐसे ही फाइट करते थे जैसे जैसे अभी यहाँ पर भूमिका और राहुल ये दोनों कर रहे थे? सच सच में मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, अरे ऐसे कोई भी भाई बहन की जोड़ी नहीं होगी आलिशा जिनके बचपन में झगड़ा ना हुआ हो। और ये कहते हुए ही वो सोफे पर बैठ जाते हैं। तो वहीं धनंजय और आलिशा भी अब सोफे पर बैठ जाते हैं। धनंजय भी यहाँ पर भूमिका से कहते हैं, अब बताओ भूमिका, तुम दोनों हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस बात पर अब आलिशा, भूमिका और राहुल तीनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं।